हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस। मैं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं रुद्रा साइंस गुरु, जहां मिलती है आपको मैथ्स और साइंस से रिलेटेड सारी जानकारी एकेडमी से आईआईटी तक। आज हम लोग बात करेंगे 11th क्लास के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज। इस चीज को समझने से पहले हम लोग थोड़ा बैक में जाएंगे। हमने पिछले वीडियो में समझाया था दैट इज रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट एंड नाउ बोर्स मॉडल। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में मैंने बताया था कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में एक ड्रॉबैक था, दैट इज वहां पर एटम्स के अंदर जो कलरफुल लाइंस अपीयर होते हैं उनको क्लियर नहीं किया गया था, जो कि पॉइंट आउट किया गया था किसके द्वारा? नील्स बोर्स के द्वारा। नाउ फर्दर इज दैट नील्स बोर ने इसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया था? तो नील्स बोर ने बताया था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर सेल में रिवॉल्व कर रहा होता है तो वो एनर्जी को ना तो लूज करता है और ना ही गेन करता है, लेकिन जब वो लोअर सेल से हायर सेल में जाता है तो उसको एनर्जी गेन करनी पड़ती है, और उसके उल्टे जब वो हायर सेल से लोअर सेल में आता है तो उसको एनर्जी लूज करनी होती है। दैट्स द पॉइंट। क्या कहा मैंने? जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर सेल से लोअर सेल में जाता है तो उसको एनर्जी लूज करनी पड़ती है। नाउ यहीं पर अपीयर होते हैं स्पेक्ट्रम सीरीज। स्पेक्ट्रम ये हम लोगों ने दैट मीन्स प्रिज्म के कॉन्सेप्ट में सीख रखा है कि जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराया जाता है तो वहां पर 7 कलर्स के पैटर्न्स बनते हैं, जिनको हम लोग स्पेक्ट्रम नाम दिए थे। दैट मीन्स हम लोग ये भी कह सकते हैं कलरफुल लाइंस। तो यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे? तो बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर सेल से लोअर सेल में आता है तो वो एनर्जी लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और वो रेडिएशन की वेवलेंथ जिस कलर के वेवलेंथ से मैच कर जाती है वहां एटम्स में वैसे ही कलरफुल लाइंस अपीयर हो जाते हैं। चलिए देखा जाए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज, यानी कि हाइड्रोजन एटम के अंदर अपीयर होने वाला स्पेक्ट्रम सीरीज। यहां पर हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पॉइंट आउट करेंगे कि यहां पर हम लोगों को टोटल 5 तरह के सीरीज अपीयर होते हैं, जिनको ओवरऑल इंक्लूड करके हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज कहते हैं। तो ये सीरीज क्या क्या है, इनके नाम क्या है, तो फोकस किया जाए। दैट इज लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड पीफॉन्ट सीरीज। अगेन लेमन सीरीज, इसका नेचर कैसा होगा? तो लेमन सीरीज में जो भी हम लोगों को रेडिएशंस होंगे उनका नेचर होगा वो अल्ट्रा वायलेट होंगे। नाउ सेकेंड इज दैट बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज जो विजिबल होंगे। नाउ पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड पीफॉन्ट सीरीज, ये तीनों इंफ्रारेड होंगे। इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट का मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग शॉर्ट में समझें तो अल्ट्रावायलेट का मतलब हुआ शॉर्ट वेवलेंथ वाले रेडिएशंस। नाउ विजिबल का मतलब वैसे रेडिएशंस जो हम लोग देख सकते हैं, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स को प्रभावित करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं विजिबल, यानी कि सिंपल रखिए जिसको हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि सूरज की रोशनी, बल्ब की रोशनी एंड दिस। नाउ इंफ्रारेड का मतलब होता है वो सीरीज, वो रेडिएशंस जिससे हम लोगों को हीट फील होता है, जैसे सूरज की रोशनी विजिबल भी होती है और इंफ्रारेड भी होती है। उससे हम लोगों को, चूंकि हम लोग उसको देख भी पाते हैं और उससे हम लोगों को गर्मी भी मिलती है। अब रहा क्वेश्चन कि ये 5 सीरीज आए किस तरीके से, ये अपीयर किस तरीके से होते हैं और क्यों अपीयर होते हैं, ये डिफरेंट पैटर्न्स क्यों अपीयर होते हैं। तो इस लॉजिक को समझने के लिए हम लोग हाइड्रोजन एटम्स के एनर्जी लेवल्स को समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग हाइड्रोजन एटम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे।
दैट मीन्स हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज को फाइंड आउट कैसे किया जाता है उसको समझने के लिए ये मैंने डायग्राम बना रखा है। ये आप लोग पहले समझ चुके हैं। दैट इज सेंटर में न्यूक्लियस एंड आउटर साइड में सेल्स बने हुए हैं। यहाँ मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल्स को डिस्क्राइब किया है। अब यहाँ पर हम लोगों को दैट मीन्स डिफरेंट सीरीज किस तरीके से ऑब्टेन होते हैं उसके लॉजिक को हम लोग समझेंगे। फर्स्ट इज दैट लेमन सीरीज, सेकंड इज दैट बाल्मर सीरीज, थर्ड इज दैट पास्टन सीरीज, फोर्थ इज दैट ब्रैकेट सीरीज एंड फिफ्थ इज दैट पीफॉन सीरीज। अब रहा बात कि इसको ऑब्जर्व कैसे करेंगे, ये आउटपुट कैसे आएगा, हम लोगों को डिफरेंस क्या है सब में। तो यहां पर देखिए मैंने लिख रखा है लेमन सीरीज के लिए n1 = 1, बाल्मर सीरीज के लिए n1 = 2, दैट मींस पास्टन सीरीज के लिए n1 = 3, ब्रैकेट सीरीज के लिए n1 = 4 एंड पीफॉन सीरीज के लिए n1 = 5। अब ये क्या लॉजिक है, व्हाट्स द मीन बाय n1 = 1 2 3 4 5। तो ये n1 जो है वो इलेक्ट्रॉन के फाइनल डेस्टिनेशन को इंडिकेट कर रहा है। फाइनल डेस्टिनेशन का मतलब क्या है, मैंने अभी क्या कहा कि जब इलेक्ट्रॉन्स हायर सेल से लोअर सेल में जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और उस रेडिएशन के चलते ही हम लोगों को डिफरेंट कलर्स के लाइंस दिखते हैं जिनको हम लोग स्पेक्ट्रम सीरीज कहते हैं। तो लेमन सीरीज में हम लोगों को डेस्टिनेशन क्या है, लोअर सेल जहां पर इलेक्ट्रॉन को लास्ट जाना है वो क्या है, दैट मींस फर्स्ट सेल। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, देखिए सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट किसी में से भी आ रहे हो, दैट मींस कोई भी हायर सेल हो लास्ट में वो जाकर रुकेंगे कहां पर, तो फर्स्ट सेल में। तो यहां पर n1 = 1 लिया हम लोग। नाउ n2 अगर हम लोगों को लेना होगा तो n2 क्या ले सकते हैं, बोलिए 1 से बड़ा कुछ भी लेंगे, दैट इज 2 3 4 5 ... एनीथिंग। अगेन जब बाल्मर सीरीज की बात करेंगे, बाल्मर सीरीज में n1 का वैल्यू क्या है, दैट इज बाल्मर सीरीज में n1 = 2, यानी कि इसका डेस्टिनेशन क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन हायर सेल से लोअर सेल में जा रहा होगा तो वो किस सेल में जाके रुकेगा, सेकेंड सेल में। तो सेकेंड सेल के लिए हायर सेल क्या बन जाएंगे, यानी कि n2 = हो जाएगा 3 4 5 6 ... एनीथिंग। नाउ जब पास्टन सीरीज की बात करेंगे इसका n1 = 3 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हायर सेल से जब जंप करेंगे तो लास्ट वो लोअर सेल किस में जाएंगे, थर्ड सेल में। तो यहां पर हायर सेल की अगर बात करें तो n2 = हो गया, दैट इज 4 5 6 7 8 ... एनी। फोकस ऑन दैट। नाउ जब हम लोग ब्रैकेट सीरीज की बात करेंगे तो इसका n1 क्या है, 4, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 4 से ऊपर वाले सेल से नीचे आ रहे हैं और 4 में आके रुक जा रहे हैं, यानी कि वो कैसे आएंगे, तो या तो 5 से या तो 6 से या तो 7 से या तो 8 से, एनी हायर सेल से वो आकर रुकेंगे कहां, फोर्थ सेल में। तो यहाँ n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ n2 का वैल्यू हो जाएगा 5 6 7 ... एनी। अगेन जब पीफॉन सीरीज की बात करेंगे तो इसका n1 क्या बता रहा है, 5। n1 = 5 मीन्स कि इलेक्ट्रॉन का फाइनल डेस्टिनेशन है क्या, दैट इज 5। तो इनिशियल क्या होगा, 5 से ऊपर या तो 6 या तो 7 या तो 8, एनीथिंग। जस्ट लाइक n2 हो गया 6 7 8 ... एनी हायर से। तो इस तरीके से हम लोगों को n1 पता चला कि इलेक्ट्रॉन को जाना कहां है, n2 पता चला कि इलेक्ट्रॉन आ कहां से रहा है। तो इस तरीके से सारे सीरीज के लिए हम लोगों को अलग अलग n1 और n2 डिसाइड हुए। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को पहले से पता है कि किसी भी एटम के जो सेल्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर एनर्जी को होल्ड करते हैं, यानी कि वो एक एनर्जी लेवल को डिसाइड करते हैं। तो जब हम लोग कहेंगे लोअर सेल की एनर्जी कम है, उससे ऊपर वाले की उससे ज्यादा उससे ज्यादा उससे ज्यादा, तो यानी कि हर सेल की अपनी अलग अलग एनर्जी होने के कारण क्या हो गया कि एक डिफरेंस क्रिएट हुआ। किस चीज का डिफरेंस,
जब हायर सेल से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाले में आ रहा है, यानी कि बिल्कुल लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है, इस दौरान उसको क्या करना होगा कि ऊपर से नीचे आने के दौरान उसको ज्यादा अमाउंट में एनर्जी को लूज करनी होगी। नाउ फर्दर इज दैट जब सेकंड वाले में आ रहा है तो कुछ एनर्जी यहाँ पे उसकी बच गई, यानी कि इसकी तुलना में यहाँ पर उसको कम एनर्जी लूज करना होगा, और थर्ड वाले में उससे भी कम, फोर्थ वाले में उससे भी कम, फिफ्थ वाले में उससे भी कम। तो यहाँ पर क्या हो गया कि एनर्जी के डिफरेंस के चलते अलग अलग रेडिएशंस क्रिएट होंगे, अलग अलग रेडिएशंस प्रोड्यूस होंगे, जिनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग अलग होगा, जिसके चलते हम लोगों को यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कलरफुल लाइंस अपीयर होंगे। किस चीज के चलते? ड्यू टू डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ डिफरेंट सेल्स। अब इस चीज में हम लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व किया कि N1 और N2 का वैल्यू हम लोग किसी भी सीरीज के लिए डिसाइड कर सकते हैं। तो इसको डिसाइड करते समय हम लोगों को ध्यान ये रखना है कि अगर आपको बाल्मर सीरीज कहा गया है तो बाल्मर सीरीज का मतलब है N1 इक्वल टू 2 और N2 इक्वल टू, जब हम लोग न्यूमेरिकल्स बना रहे होंगे तो स्पेशली इस चीज पर ध्यान देंगे कि N1 इक्वल टू तो डिसाइड हो चुकी है, फिक्स हो चुका है 2, N2 इक्वल टू क्या लेंगे? 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, क्या लेंगे? तो यहाँ पर हम लोगों को डिसाइड करके दिमाग में रखना है कि हम लोगों को फर्स्ट वैल्यू लेना है। न्यूमेरिकल बनाते समय जब आपसे पूछा जाएगा डिस्क्राइब द एनर्जी ऑफ बाल्मर सीरीज, देन हम लोग किस तरीके से होल्ड करेंगे उसको? तो N1 इक्वल टू 2 और N2 इक्वल टू 3, ठीक है। नाउ इसी को आप फिर आगे बढ़ाकर अगर देखा जाए, अगर पार्शियल के लिए पूछा जाए तो N1 इक्वल टू 3 और N2 इक्वल टू 4, इसी तरीके से सबको हम लोग कैलकुलेशंस में लेंगे। जब हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज की बात करेंगे तो लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पार्शियल सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफर्ड सीरीज, ये सारे सीरीज को समझने के बाद इस पर हम लोगों को कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं जिनको कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है। तो सारे सीरीज में वेव नंबर्स कैलकुलेट करने के लिए, वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए, एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला सेट किए जाते हैं। दैट मींस इस पर क्वेश्चंस जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि वेव नंबर, वेवलेंथ, एनर्जी कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज फॉर द डिफरेंट सीरीज। तो इसके लिए रीडबर्ग फॉर्मूला दिया गया है कि आप किसी पर्टिकुलर सीरीज का, दैट मींस वेव नंबर, इट इज कॉल्ड म्यू बार, तो वेव नंबर आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं? तो उसके लिए फॉर्मूला होता है RH ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, एंड इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पर अब हम लोगों को चाहिए क्या? यहाँ पर हम लोगों को RH है, RH मीन्स व्हाट? रीडबर्ग कांस्टेंट। RH मीन्स व्हाट? हम लोग ध्यान में रखेंगे रीडबर्ग कांस्टेंट। ये रीडबर्ग कांस्टेंट का फॉर्मूला हम लोग वैल्यू जो है फॉर्मूला में यूज करने के लिए उसको हम लोग याद करके रखेंगे। ये एग्जाम्स में नहीं दिया जाता, ये हिडन होता है, तो ये हम लोग याद करके रखेंगे। दैट इज 109677 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। यह हो गया रीडबर्ग कांस्टेंट यानी RH का वैल्यू। नाउ फर्दर इज दैट ये N1 और N2 जो कि फॉर्मूला में हम लोगों को चाहिए, ये किस तरीके से हम लोग डिसाइड करेंगे? तो यहाँ पर हमारे पास में लोअर सेल एंड हायर सेल, क्या कहा मैंने? लोअर सेल एंड हायर सेल, दो चॉइस है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस सेल से आ रहे हैं और किस सेल में जा रहे हैं। तो जिस सेल से वो आ रहे होंगे दैट इज द हायर सेल, जिस सेल में वो जा रहे होंगे दैट इज द लोअर सेल। अभी मैंने डिस्क्राइब किया था, अभी बताया था डायग्राम में कि पांचों सीरीज के लिए N1 का वैल्यू अलग अलग होगा, N2 हम लोगों को डिसाइड करना होगा कि वो कहां से आ रहा है। तो अगर हम लोगों को लेमन सीरीज कहा जाता है, चलिए आप लोग भी बोलिए, अगर हम लोगों को लेमन सीरीज कहा जाता है तो N1 का वैल्यू क्या होगा? 1, ठीक है, और N2 का वैल्यू क्या होगा? 2, जस्ट उसको ऊपर वाला। जब तक आपको कोई
पर्टिकुलर सेल क्वेश्चन में डिसाइड नहीं कर दिया जाता, तब तक आप उसके जस्ट बगल वाले को ही लेंगे। ठीक है, तो लेमन सीरीज के लिए N1 हो गया 1 और N2 हो गया 2। इसी तरीके से अगर बार्मर सीरीज की बात की जाए तो N1 हो गया 2 और N2 हो गया 3। अगेन सीरीज के लिए N1 इक्वल टू 3 है, नाउ N2 इक्वल टू 4 5 6 7। नाउ ब्रैकेट सीरीज के लिए N1 इक्वल टू 4, N2 इक्वल टू 4 से ऊपर, दैट इज 5 6 7 8 एनी मोर। अगेन पीफॉन सीरीज के लिए N1 इक्वल टू 5 है और N2 इक्वल टू 5 से ज्यादा यानी 6 7 8 एनी मोर। तो इस तरीके से हम लोग N1 और N2 डिसाइड कर सकते हैं अपने फॉर्मूला में सेट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड रीड-बर्ग फॉर्मूला। तो हमारे पास में RH भी है कितना 109677 एंड N1 और N2 हम लोग डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि हम लोगों को किस सीरीज के लिए काम करना है। आगे जब हम लोग वेव नंबर कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके बाद हम लोगों को बारी आती है वेवलेंथ कैलकुलेट करने की। तो वेवलेंथ और वेव नंबर का क्या रिलेशन होता है, तो वेवलेंथ इक्वल टू 1 बाई वेव नंबर, यानी कि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली होते हैं, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो वेव नंबर को जब हम लोग 1 बाई करके कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा वेवलेंथ ऑफ द पर्टिकुलर सीरीज। चलिए अब हम लोग इस पर एक न्यूमेरिकल समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग रीड-बर्ग फॉर्मूला को यूटिलाइज कर सकते हैं इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम undergoes transition from the energy level with n equal to 4 to the energy level with n equal to 1। यहाँ पर हमारे पास दो n दिए हुए हैं, n equal to 4 and n equal to 1, ये हमारा गिवन है। अब हम लोगों को डिसाइड करना है, आप लोगों को डिसाइड करना है कि कौन N1 है और कौन N2 है। तो यहां पर इंडिकेट तो क्वेश्चन में नहीं है, हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन N1 है और कौन N2 है। तो हमेशा ये याद रखना है कि जो लोअर वैल्यू है वो N1 है, जो हायर वैल्यू है वो N2 है। तो इसमें लोअर वैल्यू कौन है 1, हायर वैल्यू कौन है 4। तो 1 क्या हो गया हमारा, दैट इज ये हो गया N1 और ये हो गया हमारा N2, ये हम लोगों को पता चल गया। नाउ हम लोगों को निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, फाइंड आउट क्या करना है, दैट इज द वेवलेंथ। वेवलेंथ का फॉर्मूला रिकॉल कीजिए, वेवलेंथ मींस व्हाट, वेवलेंथ को जब हम लोग रिकॉल करेंगे 1 बाई वेव नंबर। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि पहले हम लोगों को वेव नंबर पता करना होगा, तब जाकर हम लोग वेवलेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, पहले हम लोगों को क्या चाहिए, वेव नंबर चाहिए। तो पहले हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं, इसको हटाते हैं। वेव नंबर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ रीड-बर्ग फॉर्मूला। तो यूटिलाइज करेंगे वेव नंबर इक्वल टू, बोलिए RH 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। RH का वैल्यू हम लोग को याद करके रखना था 109677, रखेंगे 109677। N1 कितना है, दैट इज 1 बाई 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 का स्क्वायर। 109677 116 अगेन यहां पर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। यहां पर पहुंचने के बाद अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है, ये आप लोग सेल्फ कीजिएगा। यहां पर कैलकुलेट करने पर हम लोगों को वैल्यू आएगी 102822 सेंटीमीटर इनवर्स। ये रहा हमारा वेव नंबर। अब हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना था, फाइनली हम लोगों को कैलकुलेट करना था वेवलेंथ। वेवलेंथ एंड वेवलेंथ का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, 1 बाई वेव नंबर, देन 1 बाई
अगेन 102,822, यानी कि इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो वैल्यू आएगा 9.7 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, एंड दैट इज द आंसर। ये हम लोग फाइंड आउट कर लिए वेवलेंथ ऑफ दिस कंडीशन। उम्मीद है कि आज की जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल होगी। हम लोग इस सीरीज को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे और बहुत ही जल्द आप लोग मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख रहे होंगे। सो कनेक्ट रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार।